दहशतगर्दी का नासूर जब दोबारा सर उठाता है तो सबसे पहले अमन, कानून और इंसानियत को लहूलुहान करता है। और बन्नू में आज होने वाला सानेहा इस्तल हकीकत की एक और संगीन याद दहानी है। बन्नू के इलाके ममशखेल में पेश आने वाला ख्वारिज का ताज़ा हमला एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब करता है कि यह गिरोह किसी एक फरीक का नहीं बल्कि पूरे माशरे का दुश्मन है। आज के रोज़ मीरान शाह बन्नू रोड पर फितनतुल खारिज ने असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह वली समेत 4 अफराद को निशाना बनाया, जिनमें एक राहगीर भी शामिल है। वाक़े की दिलखराश तफसीलात बताती हैं कि जालिम खारिज ने असिस्टेंट कमिश्नर को गाड़ी के अंदर जलाकर शहीद किया, जो कि न सिर्फ इस्लामी उसूलों बल्कि सदियों पुरानी कबाइल रवायात के भी सरासर मुनाफी है। RPO बन्नू सजाद अहमद के मुताबिक हमला आवर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को आग लगाने के बाद मौके से फरार हो गए। शहीद असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से था। इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल को खारिज के हाथों शहीद किया गया था, जिससे वाज़े होता है कि यह सिलसिला रुकने की बजाय मुसलसल आगे बढ़ रहा है। खारिज हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि उनकी दुश्मनी सिर्फ सिक्योरिटी इदारों से और आम आवाम उनका हदफ नहीं है, लेकिन बन्नू का ये बुज़दिलाना हमला एक बार फिर उनके इस प्रोपेगेंडे को झूठ साबित करता है। हकीकत यह है कि ये फितना ग्रुप अपने मजमूम अज़ाइम के लिए रियासती एहलकारों के साथ साथ आम शहरियों को भी बेदरेग निशाना बनाता है, जिसका सबूत आज का ये अफसोसनाक सानेहा है। इस सानेहे ने न सिर्फ ख्वारिज के चेहरे से नकाब उतारा है बल्कि सूबाई हुकूमत की संगीन नाकामियों को भी उजागर किया है। जैसा कि 10 अक्टूबर 2025 को DG ISPR ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पूरे के जो CTD है उसकी तादाद सिर्फ 3,300 एहलकारों तक महदूद है, जो इतने बड़े और हसास सूबे के लिए वाज़े तौर पर नाकाफ़ी है। DG ISPR ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो है 3200। आपके सामने दहशतगर्द इज इट इनफ? आप अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत ना करें। इस बहादुर और गयूर और इंतहाई दलेर पुलिस फोर्स सलाम पेश करते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, इसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को। लेकिन तादाद कितनी रखी हुई है आपने? 3200। ये वो जो काम है जो हाल में किए गए। अब जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की मुसलसल 13 सालों सूबाई हुकूमत CTD की इस्तेदाद बढ़ाने में कोई मौसर कदम नहीं उठा सकी, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस और इंसदादी दहशतगर्दी के इदारे बढ़ती हुई सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुकाबले में कमज़ोर साबित हुए। इस दौरान KP हुकूमत के ये बयानात कि फ़ौज का किरदार सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद रहे। अहम सवाल ये भी है कि अगर फ़ौज को शहरी इलाकों से बाहर रखना था तो फिर पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए क्या अमली इक़दाम किए गए। हकीकत यह है कि ना नफरी बढ़ाई गई, ना साजो सामान बेहतर किया गया और ना ही पॉलिसीज़ में वो सख्ती लाई गई जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात के लिए ज़रूरी थी। आज बन्नू में होने वाला ये सानेहा बज़ाहिर इसी पॉलिसी की नाकामी का नतीजा है, जो इस बात का खुला सबूत है कि सूबाई हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम रही है। ख्वारिज जैसे वहशी गिरोहों के सामने नरम रवैया, कमज़ोर इंसदादी दहशतगर्दी ढांचा और पॉलिसी तज़ादात ने उन्हें मज़ीद आज़ादी फराहम की है, और यही आज़ादी आज एक और असिस्टेंट कमिश्नर, सरकारी एहलकारों और एक आम शहरी की जान ले गई है। ये वाक़या महज एक दहशत गर्दाना हमला नहीं बल्कि एक इंतबाह है कि अगर रियासती इदारों की इस्तेदाद कार ना बढ़ाई गई, पॉलिसीज़ में इसलाह ना की गई और ख्वारिज के खिलाफ मुकम्मल कुव्वत के साथ कार्रवाई ना हुई तो ऐसे अलमनाक सानेहात का तसलसल जारी रहने का ख़तरा मौजूद रहेगा। अब वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी पर यह तनकीद हो रही है कि उनका फोकस दहशत के सियासी मकासद हासिल करना है, और यही बात तलाल चौधरी कर रहे हैं। अब आज तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज रही, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के भी इस एहतजाज में शिरकत मुतवक्की थी, लेकिन वो इस एहतजाज में शरीक ना हो सके। ये तवक्को की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कर सकती है, इसलिए हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। लेकिन तहरीक इंसाफ, जिसने बानी PTI से मुलाकात के लिए एहतजाज की कॉल दे रखी थी, हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे को इस हद तक मान लिया गया कि बानी PTI की बहन उज़्मा खान को सिर्फ उनसे मुलाज़त मिली। अब इस मुलाकात का मकसद तहरीक इंसाफ के इस तासुर को ज़ाहिर करना हो सकता है जिसमें वो बानी PTI की सैर से मुताल्लिक बयानियाँ बनाती दिखाई दी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उस पैमाने पर एहतजाज भी नहीं किया, तो दूसरी जानिब उज़्मा खान को बानी PTI से मिलने की इजाज़त भी मिल गई। इस हवाले से फैसल वोडा अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद ना जाकर मस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं है। फैसल वोडा मजीद लिखते हैं कि मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मीरान शाह में अपने शहीद अफसर के अहले खाना उनकी दाद रसी करें,
उनमें मौजूद रहें। और यही मेरी गुजारिश गवर्नर केपी के लिए है कि ये दोनों शख्सियात जाएं और शहदा को इज्जत और तकरीम बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे अपनों के लिए तो कौन खड़ा होगा। यानी फैसल वोडा की ट्वीट से ये तासुर उभर रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ ने एक कदम पीछे, और इसके बदले में आज उस्मा खान को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत मिली। अब असल सवाल यह है कि सुहेल आफरीदी तो गुज़श्ता कई अरसे से बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वो इस्लामाबाद क्यों नहीं आ सके। अब इसकी एक वजह यह हो सकती है कि एक तो अंदरूनी ज़राई बताते हैं कि सुहेल आफरीदी पुरतशद्दुद एहतजाज के हक़ में नहीं, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, और अंदरूनी ज़राई के मुताबिक इस वक्त पार्टी के अंदर भी खासी बेचैनी और सुहेल आफरीदी पर शदीद दबाव मौजूद है। ज़राए के मुताबिक कुछ रहनुमा और कारकुन चाहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, और एहतजाज में पेशरफ ना होने पर सुहेल आफरीदी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अली गंडापुर ग्रुप के हामी सुहेल आफरीदी पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि वर्कर्स भी एहतजाज का मुतालबा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहेल आफरीदी हुकूमत भी चलाना चाहते हैं, जबकि इनकी सियासत के साथ हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसका उन्हें बखूबी एहसास है, इदराक है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि सुहेल आफरीदी ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में एहतजाज से हुकूमत को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने मुमकिना तौर पर अदालतों के सामने एहतजाज का फैसला किया ताकि दबाव भी कायम रहे और तसादुम भी ना हो। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो अच्छी खबर पीटीआई के लिए ये है कि आज बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका बिलाखिर मिल गया। मशरूत ही सही, लेकिन मुलाकात हो गई उस्मा खान साहिबा की, और फिर सलमान सफदर साहब को जाने का मौका दिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। तो वो तमाम तर जो रूमर्स थी, अफवाहें थी, वो भी दम तोड़ गई बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। हाउ डू यू सी दैट सर? रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, यही मुलाकात अगर वो पहले से ही करा देते तो मुल्क जिस मुश्किल से दो चार है वो इतनी मुश्किलात से दोबारा ना होता। और ये जो लोग बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, 8 दफा तो सीएम साहब चले गए वहां पे। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि इनको क्या खौफ है, क्या है, या क्या इनकी हिकमत अमली है। वहां बैठ के तनकीद करते हैं। तिलाल चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे गवर्नेंस ठीक नहीं है, जबकि कराची में मेन होलों से लोग मर रहे हैं। उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो वहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो उस पर तनकीद नहीं कर सकते। यहाँ हो रही है दहशतगर्दी। तो उस दिन इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ, तो ये नालायक लोग कहाँ थे? क्यों उस पर बात नहीं की? किसी चैनल ने बात तनकीद नहीं की हुकूमत के ऊपर कि यहाँ धमाका क्यों हुआ? नहीं, बिल्कुल देखिए, इस पे जहाँ बात हुई यूसुफ दहशतगर्दी साहब, होती है, लेकिन वो एक मशवरा भी दे रहे हैं जहाँ ना। वो कहते हैं दहशतगर्दी कि होती है, सुहेल आफरीदी साहब बजाय इसके कि अडाला के बाहर एहतजाज करते, इसी मीरान शाह के घर वालों के साथ, शहीद के घर वालों के साथ देखिए बैठते, दाद इनको रसी होती, देखिए मेरी बात उनकी इज्जत सुने। और ये तकरीम में ये इजाफा होता। इनको देखिए, हमें खुद एहसास है, ये कोई आज से नहीं हो रही है दहशतगर्दी। 25 सालों से भुगत रहे हैं हम। 25 सालों से। ये तो आज आए हैं हमें मशवरा देने। हम 25 सालों से ये भुगत रहे हैं। बड़ी कीमती जानें चली गई हैं। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। ये वहां बैठ के आज तनकीद करने बड़े आसान होता है बंद कमरों में। इनके अंदर गैरत और बहादुरी है ना, तो ये भी आए ना, क्योंकि ये वफाकी वजीर की इस्लामाबाद के नहीं है, नहीं, वो पूरे बात आपकी सही पाकिस्तान है, के। उनको भी जाना चाहिए, लेकिन तो ये बतौर चीफ हमें एग्जीक्यूटिव ऑफ द हमें प्रोविंस सुहेल हमें आफरीदी साहब बड़े हैं नहीं, सूबे मेरी के, बात उनको सुनिए जाना ना नहीं आप, चाहिए या था तो सर। आप हमें बात करने दें, या फिर आप मैं कहता हूँ कि आ जाए ना, यहाँ बैठ जाएं थोड़े कुछ अरसे के लिए। यहाँ कुछ हालात का जायजा ले लें। यहाँ पे फोर्सेस के साथ मिलें, अवाम के साथ मिलें, हुकूमत के साथ मिलें। ये जो हमने एपीसी बुलाई थी, और वही जो मुश्तरका एपीसी जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे मौजूद थे, जब इन्होंने सब ने एक तजवीज दे दी है अच्छा, कि हमने ये अब देखें काम ना करके यूसुफ आगे सही बढ़ना है, साहब, आप तो आपका फिर क्यों पॉइंट आ काम गया नहीं सर, होगा? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने ओहदे से बरी जमा तो नहीं हो सकते ना कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नहीं, चीफ नहीं, हमें एग्जीक्यूटिव ऑफ किसी द की जरूरत प्रोविंस की नहीं है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है के कि वो घर मशवरे के की। बड़े हैं, वो तो जाके बैठते हैं शोहदा के अहले खाना के साथ। तो भाई साहब, हमें मशवरा क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ 25 सालों से कर रहे सर, हैं। किसको मशवरा दें आपको आप हुजूर? अगर नजर नहीं आ आपको रहा है बात मेरे बुरी खान लग रही साहब है, को? मतलब मैं तो ये नहीं, कह रहा हूं मुझे कि जो बुरी नहीं चीफ लग रही एग्जीक्यूटिव है। है सूबे का, आप सूबे का बड़ा है सर, देखें, उसको जाना, अगर वो देखिए, चले सूबे जाते का तो बड़ा उसमें है क्या ना। अमर माने था आप सर? देखिए मैं तो मेरी ये बात पूछ सुन, रहा हूँ हुजूर। मेरे भाई मुझे पता है आप किस अंदाज से पूछ रहे हैं। सूबे का बड़ा है ना, तो आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि जो उनको कहते हैं ना कि जी हम यहाँ गवर्नर राज लगा देंगे, फिर आपके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए थी कि आप उन पे तनकीद करते कि आप किस खाते में गवर्नर राज लगा रहे हैं। ये तो 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है मुंतखब। जहां आपको बस मिलता है, जगह मिलती है ना, वहां पे आप जोर लगाते हैं कि इसको जितना नीचे दिखा सके देखें दिखा दे। देखें यूसुफ सही देखिए, साहब, ये दहशतगर्दी है। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे कीमती जवान, कीमती लोग आज भी मुकाबला कर रहे हैं, हमारे अवाम मुकाबला कर रही है। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। वहां बैठ के बड़े आसानी से तो आप तनकीद भी कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने उन बहादुर
ये आए मिलकर इस चीज का मुकाबला करें, आए मिलकर इन सब का गम इकट्ठा अच्छा, इनके बिल्कुल साथ आपकी मिलकर बात पहुंच गई। अब मेरे हमराजी करें। मेरे सवाल का जवाब भी सर मुझे मिल जाएगा कि सुहेल आफरीदी साहब को भी मशवरा देंगे कि उनको जाना चाहिए था। नहीं, ये क्या बात होगी, जाना चाहिए क्यों, गए नहीं है वो, कितनी दफा गए हैं? सर मैं तो एसी मिरान शाह के भाई अहले आप खाना कौन के होते साथ हैं इजहार मुझसे यकजहती पूछने की वाले? बात कर मैं रहा हूं कौन सर, होता वहां हूँ चले कि जाते जवाब हैं। देने वाला? ये तो आप डायरेक्ट पूछे ना उनसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आप नुमाइंदे वो तो नहीं है हूँ सर, कि नुमाइंदा तो नहीं हूँ। आप तहरीक नहीं, मैं इंसाफ के नुमाइंदा तो नुमाइंदे नहीं नहीं है हूँ। सर। मैं तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ ना, मैं तो सीएम साहब के साथ बैठा नहीं हूँ ना कि रात दिन में उनके साथ बैठा मैं उनसे पूछ लूं सर अब जो जो उनकी बात देखी आप वजीर को हुकूमत। कर रहे हैं वो आप फिर देखिए मेरी यहां बात से क्यों सुनिए, कर मुझे रहे हैं पता सर? है आप किस उस अंदाज में बात कर रहे हैं, मुझे पता है आप कौम को दिखाना चाहते हैं कि आप बड़े हमारे साथ हमदर्दी रखने वाले हैं। आप हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं रखने वाले हैं। हमारे देखिए पूरे एक सिस्टम मौजूद है, आपको अंदाजा है, हमारे कमिश्नर, हमारा डिप्टी कमिश्नर, हमारा ये हुकूमत होती है। सर जहां जहां वो जो वाकयात होते हैं आप वहां पहुंचते हैं, देखे ना और यूसुफ जहां सही जहां साहब, जरूरत होती यू है आर अगेन टेकिंग इट वेरी रॉन्ग सर। यार आप मैं मुझे फिर आप मुझे बताएं कि आपने मुझे किस लिए लिया है? अब अगर आप मुझे ये पूछते हैं सीएम जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन आप मुझे कोई और बताना है, आप मुल्क के हालात के आप सर मुझे ये चाहते हैं कि आप सीएम को मैं नीचे केपी के दिखाना हालात चाहते पे हैं। आपसे बात कर आपका रहा हूँ, आप कोई केपी में मकसद बैठे नहीं हुए है। हैं ना सर। इसीलिए आप शुरू से आपने जो जितने तमीद बांधी है वो सारी गलत है। वो क्या आप बिल्कुल एक 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 नहीं एक वो बनकर जो आप है ना, पार्टी बनकर ये आपने पूरी केपी तमीद बांधी, मेरी केपी बात नहीं पाकिस्तान का सुन रहे हिस्सा आप। नहीं है सर, आप केपी के भाई नुमाइंदे केपी नहीं है सर, पाकिस्तान मैं का आपसे हिस्सा है केपी तो से मुताल्लिक आप बात मुझे ना बताएं, पूछूं। एक मिनट, क्या प्राइम मिनिस्टर जहां धमाका हुआ है वहां गए इस्लामाबाद में? जरा मुझे बताएं। जी यूसुफ सही साहब क्या कह रहे हैं आप? जहां धमाका हुआ है प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं इस्लामाबाद में? मैं इससे यानी इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं, होगा इसका ये कह मतलब के छोड़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। आप मुझे सबक न सिखाएं, इसका मतलब छोड़ें, आप नहीं मुझे बताएं क्यों नहीं नहीं गए? इसका देखिए टू आपने रॉन्ग्स पूछा के है? नेवर मेक राइट सर, वजीर आजम साहब को यार भी जाना छोड़ें चाहिए। जनाब, मैं तो ये इस कह रहा तरह की हूं बात देखें। आप इतनी मुझे पता अखलाकी है कि जुर्रत आप क्यों दिखाएं कि कर आप रहे हैं ये चीफ सारी मिनिस्टर को भी चीजें। कह दें कि जाना चाहिए। आप देखें ना, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, मैं आप तो पार्टी कह है। रहा हूं कि प्राइम आप जिस मिनिस्टर को भी अंदाज से जाना मुझसे चाहिए सर, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और मैं आपका तो कह रहा हूं आपकी हुजूर स्क्रीन के जो है प्राइम ना मिनिस्टर सीएम के को ऊपर जाना रखी हुई चाहिए। है। आप भी कह भाई दें कि जाना केपी के चाहिए, चीफ लेकिन मिनिस्टर को भी जाना लेकिन चाहिए, कह दें आपको आप। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले देखें, मेरी बात सुने, ये हमें हमें हमारा काम ना सिखाएं। हम 20-25 सालों से लाशें उठा रहे हैं, अब वहां बैठ के हमें ना समझाएं कि क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है। आपसे मैं हम इसलिए जो कह कह रहा हूं रहे कि हैं कि आप आए तो मिलकर, मिलिट्री ऑपरेशन को हम रोक जो रहे कह हैं ना, रहे हैं, आप कह रहे मेरी हैं कि बात कोई सुने ना। ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और यार छोड़े ना यार, ये बातें छोड़े, आप बड़े हमदर्द निकले हैं। इतने रोज हमारे यहाँ शहीद शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो हुजूर रहे मैं हैं, यही तो कह हमारे रहा हूं, पुलिस शहीद हो रहे हैं। मैं मैं यही तो ये कह कह रहा रहा हूं कि हूँ कि फिर आप आप इतने मिलिट्री हमदर्द ना बने ऑपरेशन हमारे, रोकने की प्लीज। ग्राउंड्स क्या देते हैं जब आप आपको पता है हमदर्द इन ना द लाइन बने, ऑफ फायर है, इन द आप लाइन ऑफ ड्यूटी है, लोग मर रहे हैं, जाने आप दे रहे हैं। हमारे हमदर्द ना बने। आप मेहरबानी करें, वफाकी हुकूमत से कहें जो 3,000 अरब रुपए हमारा कर्जा है वफाकी हुकूमत वो हमें दे, ताकि हम अपनी सीटीटी को भी मजबूत करें, हम दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए भी तैयारी करें। ये नहीं होता है कि आप पैसे ना दें हमें और हमें छोड़ दिया यहाँ पे। ये फ्रंट लाइन सुबह है भाई, यहाँ हर पहले आपको याद नहीं है, हर हर दूसरे दिन एक धमाका होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन नहीं है, हमारी फौज हमारी पुलिस मुकाबला कर रही है। लेकिन जितने मुकाबले रोके जा रहे हैं उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। एसी मिरान कितने शाह को पुलिस किसने जवान जो प्रोटेक्ट हमारे करना था मुकाबले सर? रोक रहे हैं, अगर आप सीटीडी की जिक्र नहीं कर रहे, इस्तेदाद आप कार तो उस इतनी चीज का बेहतर थी जिक्र तो कर रहे एसी हैं। मिरान शाह की आप शहादत क्यों हुई सर आज? देखें, मैं तो कह रहा हूँ दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पे, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके लिए लाएमल कौन बनाएगा? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिर्फ सुबह ही रह गया है क्या? दहशतगर्दी के खात्मे में ये वफाक बहुत का कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं बात है। की यार आपने, बड़ी खूबसूरत बात की है यूसुफ जई साहब। यही तो ये क्या वफाक कह रहा है कि सब हमें मिलकर ऑपरेशन हम करने दे सर, ऑपरेशन की राह में रोड़े क्यों अटकाते हैं? फिर वही तो कह रहे हैं वो। यही मैं सुनना चाहता था आपसे। आप जो है ना, आप किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। भाई हम तो कह रहे हैं कि आज वो हमारे साथ बैठ के बात करो। आप नहीं ये कह रहे एपीसी ना। किस लिए बुलाई गई? मैंने आपसे क्या कहा पहले? एपीसी बुलाई इसलिए गई थी कि सूबा स्टेक होल्डर है, सूबे के साथ बैठ के मामलात को आगे ले जाए। अब तिलाल चौधरी को बयानबाजी से फुर्सत नहीं है, वो जो तारड़ साहब है उसको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है, तो क्या किससे बात करें हम? प्राइम मिनिस्टर को बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं है। मेरी बात सुने ना, यही तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में। जिनका जो काम है वो करना है। भाई आए हुकूमत बैठे, सिर्फ बयानबाजी ना करे वहां बैठ के, आए अमली तौर पे काम करें ना। गवर्नर हाउस उनका नुमाइंदा है, अगर हमारे पास नहीं आते गवर्नर हाउस आ जाए, वहां बैठ लें। क्या इतने अच्छा अरसे से देखिए, अब दहशतगर्दी हो ऑप्टिक्स रही की है? बात है यूसुफ जई साहब, एक मिनट, ऑप्टिक्स है ना। इतने अरसे से दहशतगर्दी। आपको तो अडियाला के, अब देखिए कहने को तो वो ये भी कहते हैं अडियाला के बाहर धरने देने से, एहतजाज करने से फुर्सत नहीं है आपको, सूबे तो की भाई का धरने का दर्द मौका कब से कौन उठने दे लगा? रहा है? अडियाला के देखे ना, वही नालायक हुकूमत ही तो मौका दे रही है ना बार बार। अगर मुलाकात जिस तरह आज हो गई, लोगों को पता चल गया,
लेकिन एक चीज तो आपको पता चल गया ना कि इमरान खान के साथ कितना जुल्म हो रहा है। उनको एक कमरे में बंद किया हुआ है, पूरे पूरे दिन में उनको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है। चले और क्यों इतना खौफ क्यों है हुकूमत को? आपने इस पे कभी आवाज उठाई है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप का अपने आप शुक्र को है कि इंजॉय इमरान कहते खान हैं, साहब की अपने आप सेहत को से गलत। मुताल्लिक आज उनकी हमशीरा बता रही है कि वो सेहतियाब हैं। अदरवाइज तो जो पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे वो कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता बानी पीटीआई दुनिया में नहीं रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। ये आप लोगों की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी। आप जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अल्लाह यूसुफ आपको जई उसकी साहब, अब ये बार मुबारक बार करे। आप एक ही बात कर और रहे हैं आपके सर। अंदर अल्लाह 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 ताला आपके अंदर पाकिस्तान के लिए भी कोई दर्द महसूस करे, क्योंकि आप पाकिस्तान के दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी को जिच करने की बात कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आपने हमें से यानी गमराजी करने के बजाय आप जो है ना उल्टा हम पे वो कर रहे हैं कि जी आप फलां क्यों ऐसा कर रहे हैं, फलां ऐसा क्यों कर रहा है। हम देखिए 15-20 सालों से फ्रंट लाइन सूबा बना हुआ है, दहशतगर्दी के मुकाबला कर रहा है, लेकिन जो भी आता है पंजाब में, जो लोग होते हैं वो वहां से बैठ के हम पे, इस्लामाबाद में बैठ के, पंजाब में बैठ के हमें कहते हैं जी 1% आपको मिल रहा है, वो कहाँ गया? नहीं नहीं, मैंने ये ये जो है बात ना, नहीं ये की सर। ताने आप देना कम जो है से ना, कम ये सुबाइयत ये का जो बीज ताने ना आप बोए दे सर। रहे हैं ना, हमें पता है इसका, ये सुबाइयत की लेकिन इससे बात ना मुल्क को करें फायदा सर। नहीं होगा। ऐसी बात इससे नहीं है मुल्क कि को फायदा पंजाब नहीं में होगा। बैठने वाला ये कह रहा मुल्क से फायदा तब होगा जब आप हमारी बात सुनेंगे। जो हम कह रहे हैं कि आए हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है दहशतगर्दी से, आए हमारे साथ बैठ के दहशतगर्दी को खत्म करें। और आप कहते हैं कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम डायरेक्ट वो करेंगे जो हमारी मर्जी हो। इस तरह निजाम नहीं चलता है, ना इस तरह मुल्क चलते हैं, ना इस तरह माहौल बेहतर हो सकता है। आप माहौल बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वफाकी हुकूमत हैं। लेकिन आप आए रोज माहौल को खराब कर रहे हैं। आपके नालायक वज़रा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे माहौल कभी ठीक नहीं होगा। और अब जो जो सूरत हाल मुल्क की हो ठीक। रही है, मैशत डूब रही है। लास्टली यूसुफ जई साहब, सिवाय आपको लगता है कि इस मिजाज से जो इस वक्त पीटीआई का है, धरने और एहतजाजों का, उससे भी माहौल चेंज हो जाएगा, बदलेगा, या उससे भी ये जो भाई, गैप है वो धरने ब्रिज हो पाएगा? एहतजाज का मौका किसने पैदा किया है? आप मुझे बताएं। ये कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं हम क्या? क्या एहतजाज पहले नहीं हुआ है? हमारी हुकूमत में नहीं हुआ है? हमारे खिलाफ नहीं हुआ है? आप उस वक्त कहाँ पैदा नहीं हुए वक्त थे? बड़ा क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट आप है ना इंटरव्यू यूसुफ क्यों जई सर? साहब। कभी आप मुझे अपनी कोई क्लिप सुना दे कि आपने जब हमारे दौर में ये हो रहे थे आपके मुजाहरे, नंबर पे ना मैं और सारे आपने मुझे क्लिप्स इस पे भिजवा तनकीद देता की हूँ होगी। हुजूर, आपको फुर्सत मिले तो वो सारे क्लिप्स देखिएगा, फिर मुझे उसके बाद एक कोई अपने क्लिप भिजवा तासुर दे, कायम मुझे कीजिएगा। अपने क्लिप भिजवा दे कि आपने कहा हो कि जी ये पीटीआई के खिलाफ मुजाहरा क्यों हो रहा है। जी मैं सारे एक क्लिप्स क्लिप अपने भिजवा भिजवा दूंगा दे आपको मुझे। यूसुफ जई साहब, ताकि सनद एक रहे और क्लिप भिजवा वक्त दे, जरूरत चलो। काम आए। मुझे आप एक क्लिप भिजवा दे, मैं आपके प्रोग्राम में आके माफी मांगूंगा। मैं सर पूरे मुझे अपने प्रोग्राम क्लिप भेजूंगा भिजवा दे आपको, और मेरा कि मकसद आपने आपसे हमारे माफी दौर में मंगवाना कभी नहीं ये होगा कहा सर। हो, इस मुस्लिम कल्चर को भी लीग अब से खत्म कहा होना हो, चाहिए पीपल्स जिसमें हम पार्टी से कहा एक हो, दूसरे के जेडीआई से कहा ऊपर हो इस तरह के कि क्लेम्स कर मुजाहिरे देते ना हैं सर। करें। इस वक्त हालात ठीक नहीं है, मुजाहिरे ना करें। और मैं देख लूंगा कि जी ठीक है, अगर मैं माफी मांग लूंगा आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मकसद क्योंकि आपसे मेरे माफी दिल में ऐसी मंगवाना कोई नहीं होगा, बात नहीं लेकिन है। वो क्लिप्स देख के आई एम श्योर कि आपके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। यूसुफ जई साहब, आई हैव टू टेक बिल्कुल अ वेरी मुझे क्विक ठंडक शॉर्ट पहुंच ब्रेक हियर जाएगी, सर। बिल्कुल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। यूसुफ थैंक जई यू। साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मीरान शाह एसी जामे शहादत नोश कर गए, बड़ा ही अलमनाक वाकया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि इस दहशतगर्दी के ऊपर अगर हम एक नहीं हो सकते, कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई कहीं एहतजाज कर रहा है, कोई कहीं बयानबाजी कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं या फिर आप ऑपोजिशन के अंदर है, सवाल पूछना तो हमारा इस्तेहकाक है, हक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। खत्ते में बदलती हुई जियो पोलिटिकल सूरत हाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदा ताल्लुकात और दहशतगर्दी के नए सराब ने जनूबी एशिया को एक बार फिर गैर यकीनी की धुंध में धकेल दिया है। ऐसे ही तनाजुर में ज़राए से ये इत्तलात सामने आई है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात हुए, जिनका मकसद बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से किसी काबिल अमल फ्रेमवर्क पर बातचीत करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान वफ्द में अनस हक्कानी, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब और तालिबान के तर्जुमान भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान का सरकारी वफ्द भी रियाज पहुंचा। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हुए जब पाकिस्तान बार बार वाज़े शवाहिद के साथ इस बात पर जोर देता रहा है कि टीटीपी और दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाली ये मीटिंग भी बेनतीजा रही। दोनों फरीकैन ने अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान किया, ताहम अफगानिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबात यानी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे को मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक जब सरहद पार से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं, जब अस्करियत पसंदों के हमले पुलिस, फ़ौज और आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, और जब पाकिस्तान के पास इन दहशतगर्द नेटवर्क्स के
ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान का मुसलसल इनकारी रवैया ना सिर्फ समझ से बालातर है बल्कि एक बड़े इलाकाई खेल का हिस्सा भी नजर आता है। पाकिस्तान बार बार यही सवाल उठा रहा है कि अगर अफगान हुकूमत के बकौल अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर ये दहशतगर्द गिरोह कहाँ से आ रहे हैं, कैसे मुनज़्ज़म हो रहे हैं और उन्हें पनाह कौन फराहम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए ये जवाब अब महज सफारती नज़ाकत का सवाल नहीं बल्कि कौमी सलामती की अव्वलीन ज़रूरत है। यहाँ सूरत हाल का सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि अफगानिस्तान का ये मुसलसल इनकार, जानबूझकर आंखें बंद करना और दहशत गर्दी के खिलाफ अमली ताउन ना करना एक नए मफरूज़े को तक़वियत देता है, और ये वो मफरूज़ा है जो पाकिस्तान के पॉलिसी हलकों में ज़ेर बहस है कि अफगानिस्तान भारत का अलाकार बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ TTP के बयानिए और भारतीय मफादात के दरमियान जो यकसानियत नज़र आती है वो महज इत्तफाकी नहीं लगती, बिलखुसूस उस वक्त जब भारत ने अफगान हुकूमत के साथ राब्तों का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा हुआ है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ हमारे मामले पर उनसे बात करेंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पहले इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का दौर हुआ, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। अब सऊदी अरब रियाद में ये मुज़ाकरात हुए, वो भी बेनतीजा ख़त्म हुए, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, डिसाइसिव नहीं हो रही है मीटिंग्स। व्हाट अफगानिस्तान इज़ अप टू? देखिए, ये सिलसिला दोहा से शुरू हुआ था नवंबर के अंदर, और दोहा से भी नाकामी हुई। उसके बाद आप देखते हैं ये इस्तांबुल पे चला जाता है, इस्तांबुल में नाकामी हुई, फिर ईरान भी बीच में पड़ता है, सऊदी अरेबिया भी बीच में पड़ा। तो फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दाम जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर एक जिम्मेदार इंटरनेशनल लॉ को ओबे करने वाली जो रियासत है उसको उठाने चाहिए, पाकिस्तान में उठाए। और इस वक्त आप ये देखते हैं कि तालिबान का ये जो रवैया है टूवर्ड्स पाकिस्तान डिमांड्स, और पाकिस्तान की कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो। इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी रियासत के पास ये हक़ दिफा होता है कि अगर उसकी पड़ोसी रियासत से कोई जो मज़ाहमतकार हैं या इंतशार पसंद जो ग्रुप हैं, अगर वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो रियासत दूसरी रियासत को पहले तो ये कहेगी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाइयां करो, और अगर वो कार्रवाई करने से नाकाम रहते हैं तो फिर वो रियासत खुद अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क के अंदर जाकर कार्रवाई कर सकती है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सारे मुतालबात बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हैं, और बैनुल-अक़वामी कानून भी यही बात करता है कि अफगानिस्तान अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट्स हैं 2021 की उठा लें, 22, 23 और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 6 से 7 हज़ार जो इस वक्त TTP के अहलकार हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इस पूरे रीजन के अंदर कोई 14,000 के करीब जो अहलकार हैं वो मौजूद हैं। और अगर आज अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जो TTP के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो इस पूरे खित्ते के अंदर जो 70 से 80% जो दहशत गर्दी है वो कार्रवाइयां एक हफ्ते में ही कम हो सकती हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि एक जिम्मेदार रियासत है ही नहीं, वो एक कबायली सरदारों की तरह ट्रीट करती हुई इस वक्त गवर्नमेंट है। पूरे खित्ते का जो अमन है वो इस वक्त उसने दांव पे लगा रखा है। ताजिकिस्तान के अंदर अटैक्स होते हैं तो उसमें अफगानिस्तान के लोग निकल रहे हैं, अमेरिका के अंदर अटैक होते हैं तो उसके अंदर अफगानिस्तान के जो हैं वो लोग निकल रहे हैं। तो इस वक्त जो तालिबान का रजीम है अफगानिस्तान के अंदर वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सालमियत और इस्तेहकाम के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इस पूरे खित्ते का जो इस्तेहकाम है वो दांव पर लगा हुआ है। और इस सारे सिनारियों का जो फायदा है वो अगेन जो हिजमान बनने की ख्वाहिश है जिस मुल्क की, इंडिया, वो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, और वो अपनी वो तमाम नाकामियां और इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर जो उसकी इररेलेवेंस है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए वो अफगान तालिबान के डॉक्टर इरफान, मामला ये है कि ये बराह रास्त एंगेजमेंट नहीं है, वन ऑन वन एंगेजमेंट नहीं है दो ममालिक की, बल्कि सालिसीन की मौजूदगी के अंदर हो रही है। जैसे आपने दोहा की बात की, फिर इस्तांबुल की बात की, वहां भी दोहा के लोग मौजूद थे और इस्तांबुल की जो इंटेलिजेंस है वो भी उसके अंदर रोल प्ले कर रही थी। अब सऊदी अरब तक पहुंच गया है, तो जैसे ये मामला रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको रीजनल प्लेयर्स का क्या रोल नजर आ रहा है, किरदार नजर आ रहा है, और जाहिर है कि वो किस हद तक कन्विंस कर पाएंगे या कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई इस पे पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई।
देखिए, कोई भी जो मुल्क इस तरीके से जो डेविएंट बिहेवियर शो करता है ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास यही 2-3 ऑप्शंस होती हैं। उसको आप डिप्लोमेटिकली प्रेशर में लेके आते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली देखते हैं कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनाइटेड नेशंस की 5 जो वीटो पावर्स हैं, चीन वो भी अपने मसाइल के अंदर, ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ चल रही है, अमेरिका वेनेजुएला के अंदर और यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट के अंदर फंसा हुआ है, और जो फ्रांस और आपके पास यूके है, वो भी यूक्रेन वॉर और यूरोप की सिक्योरिटी के हवाले से वहां पे सारे के सारे इंगेज हैं, और उनका जो ध्यान है इस वक्त साउथ एशिया की तरफ बहुत कम नजर आता है। फिर आप रीजनल लेवल पे आते हैं तो इस रीजन के अंदर पाकिस्तान ने हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर वो तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है, जिन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके किसी भी दूसरी रियासत तक एक तगड़ा पैगाम पहुंचाया जा सकता है। बॉर्डर पे कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो पाकिस्तान वहां पे अफगानिस्तान के अंदर मौजूद उन टीटीपी की, जो देखिए पाकिस्तान की दुश्मनी ना तो अफगान गवर्नमेंट के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी ना अफगानिस्तान बतौर रियासत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी ना अफगान पब्लिक के साथ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दी जो इस वक्त पूरे रीजन को अपने लपेट में ले रही है, पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, टर्किया हो, कतर हो, ये तमाम के तमाम ममालिक, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हों, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हों या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हों, ये तमाम ममालिक इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान एक रॉग, जो करंट रजीम है, इसका जो करंट गवर्नमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो एक रॉग स्टेट के तौर पर इस वक्त उभर रहा है और पूरे के पूरे खित्ते की जो सालमियत है वो खतरे के अंदर है। लिहाजा इन तमाम प्लेयर्स को मिलकर इस खतरे से निपटना है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तो अपनी तमाम डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर आप अमेरिका को भी देखते हो तो अमेरिका जो है वो इस वक्त दूर से बैठ के अफगानिस्तान के मामले को डील करना चाह रहा है, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, और पाकिस्तान इस वक्त पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है कि देखें ये वो खतरा है जो गुज़िश्ता 20 सालों से, इसका पूरा एक तारीखी पस मंजर है जिसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी। आज इंटरनेशनल कम्युनिटीज अपने अपने मसाइल में उलझी हुई है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त और अफगानिस्तान और इंडिया को जुगाड़। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान, हमारे बैन अल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आता है। मौजूदा डिजिटल दौर में स्मार्टफोन्स बच्चों की रोजमर्रा जिंदगी में इस कदर रच बस चुके हैं कि अब वालिदैन और मुहक्किकीन दोनों के लिए यह सवाल इंतहाई संगीन हो चुका है कि कब उम्री में टेक्नोलॉजी तक ये रसाई बच्चों की सेहत पर क्या असर डाल रही है। एक जामे तहकीक ने 12 साल या इससे कम उम्र 10,000 से ज्यादा बच्चों के डेटा का तज्जिया करके वाज़ेह किया है कि बचपन में स्मार्टफोन रखने से न सिर्फ मोटापे का खतरा बढ़ता है बल्कि डिप्रेशन, नींद की खराबी और मजमूई जहनी दबाव में इजाफे के इम्कानात भी नुमाया हो जाते हैं। तहकीक के अहम पॉइंट्स में शामिल था कि 12 साल से पहले फ़ोन मिलने से बच्चे जिस्मानी सरगर्मियों और बाहर खेलने के मौके से महरूम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। इसी तरह स्मार्टफोन की स्क्रीन रात के औकात में नींद के मयार को बुरी तरह मुतासर करती है, जिसके असरों की तवज्जो, जज्बाती तवाज़ुन और तालीमी कारकर्दगी पर पड़ता है। तहकीक में यह वाज़ेह होता है कि इस उम्र में स्मार्टफोन मिलते ही बच्चे अपनी फितरी समाजी मसरूफियात से दूर होकर वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा वक्त गुजारने लगते हैं, जो उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह साबित होता है। मुहक्किकीन ने वालिदैन को खबरदार किया है कि जब वालिदैन अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं तो वो दरअसल उसकी तर्ज़ ज़िंदगी बदल देते हैं और ये तब्दीली हमेशा मस्बत नहीं होती, ख़ास तौर पर इस उम्र में जब दिमाग, जिस्म और जहनी मिजाज में तश्कील पा रहे हों। ये ख़तरात महज एक तहकीक तक महदूद नहीं बल्कि दीगर आलमी रिपोर्ट्स भी इसी समत की निशानदेही करती हैं। अगस्त 2025 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक वो बच्चे और नौजवान जो टीवी, स्मार्टफोन या दीगर स्क्रीन्स के सामने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस और दिल की शरियानों से मुताल्लिक बीमारियों का खतरा वाज़ेह बढ़ जाता है। मुहक्किकीन ने यह भी देखा है कि स्क्रीन टाइम में इजाफा बराह रास्त नींद के बिगाड़, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और बेतरतीबी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मुस्तकबिल में फालिज, दिल के दौरे, जिगर पर चर्बी और ज़ियाबतीस जैसे मसाइल की बुनियाद रख सकता है। इसी तरह एक और शाया तहकीक ने कम उम्र बच्चों के लिए स्मार्टफोन के नफ्सियाती खतरात को नुमाया किया है। इस तहकीक के अहम पॉइंट्स ये थे कि 13 साल की उम्र से पहले स्मार्टफोन तक रसाई बच्चों में हकीकत से दूरी, खुद एतमादी में कमी, जज्बात पर कंट्रोल में मुश्किलात, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और यहाँ तक कि खुदकुशी के ख्यालात तक पैदा कर सकती है। तहकीक ने यह वाज़ेह किया है
कि 13 साल तक पहुंचने से पहले हर गुजरते साल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चों की शख्सियत और जहनी इस्तेहकाम को बतदरीज कमज़ोर करता जाता है। मजमूई तौर पर तमाम रिपोर्ट से एक अहम नतीजे पर मुत्तफिक है कि स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में एक खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसा आला है जो उनकी जिस्मानी सेहत, ज़िंदगी, तवाज़ुन, नींद के निज़ाम, समाजी रवैये और मुस्तकबिल की शख्सियत पर गहरे असरात छोड़ सकता है। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 12 से 13 साल की उम्र तक बच्चों को स्मार्टफोन देने से गुरेज करें और सेहतमंदाना सरगर्मियों, बाहर खेलने और मुनासिब नींद को तरजीह दें, जबकि उनकी नश्र कुदरती और मुतवाज़न अंदाज में जारी रह सके। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN के इस्तेमाल में हालिया इजाफे ने मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि बज़ाहिर आम और मुफ्त नजर आने वाली इस सहूलत के अंदर एक खामोश खतरा छुपा हुआ है। जदीद डिजिटल दौर में VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारिफ की ऑनलाइन सरगर्मियों को छुपाने या उनकी इनक्रिप्ट उनको करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी हुकूमती मंजूरी के बगैर इस्तेमाल हो तो ये मुल्क की सलामती, डिजिटल खुद मुख्तारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त चैलेंज बन जाती है। अब जैसा कि हुकूमती इदारे ख़बरदार कर रहे हैं कि गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ज़ाहिर है वो दरवाज़ा है जिससे दहशतगर्द, शिद्दत पसंद नेटवर्क्स, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह और गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज़ पाकिस्तान के अंदर अपना गैर कानूनी डिजिटल वजूद बरकरार रख सकती हैं। ये गिरोह ऐसे VPNs के ज़रिए ना सिर्फ अपनी असल शनाख्त छुपाते हैं बल्कि हमलों की मनसूबाबंदी, शिद्दत पसंदाना बयानिए की तरसील, अफवाहों का फैलाव और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं। गैर कानूनी VPN पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क में एक डिजिटल ब्लैक होल की तरह काम करते हैं, जहां से होने वाली सरगर्मियों का सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जो मुजरिमों, दुश्मन अनासर को ऐसी सहूलत देता है कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी बैरूनी सर्वर्स के ज़रिए राब्ते, फंडिंग, हमलों की हिकमत अमली और हसास मालूमात के तबादले कर सके। जब हमलों का जो ट्रेस बैक करना मुमकिन न रहे तो सिक्योरिटी इदारों के लिए ख़तरा बढ़ जाता है और हमलावर महफूज रहते हैं। यही वजह VPNs को दहशतगर्द नेटवर्क्स के डिजिटल असलहे के तौर पर देखा जा रहा है। मज़ीद ये कि गैर रजिस्टर्ड VPN समाज में खौफ फैलाने के लिए चलाई जाने वाली गलत इत्तलात और फेक न्यूज़ फैलाने का बड़ा ज़रिया है, जिनको बंद करने का फैसला किया गया है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।